हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, माई सेल्फ अंकित। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर। रेडियस हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी आज पढ़ेंगे ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल। और हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल की एनर्जी भी पढ़ेंगे। और हम बहुत कुछ देखेंगे आज, उसके ड्रॉबैक भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। वेलोसिटी हम देखने वाले हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट, डेरिवेशन इसमें नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना है। इसका अल्टरनेट देखो, इधर जेड वेरिएबल है, एन वेरिएबल है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ये जेड है एटॉमिक नंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कौन सी सेल में। एन 1 है, के है तो 1 है। सेकंड सेल है, एम है तो सेकंड है, एन 2 आएगा। मतलब ये दोनों वेरिएबल हैं, बकाया सब चीज़ कांस्टेंट है। कोलम्बिक कांस्टेंट, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब अगर कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो इधर से एक फार्मूला निकल के आता है, जो कि हमको याद रखना है। 2.18 10⁻6 जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन, जेड अपॉन एन। ये क्या है? फॉर्मूला निकला है। ये फॉर्मूला मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो इसी क्वेश्चन पे, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी बराबर 2.18 10⁻6 जेड अपॉन एन। और इस क्वेश्चन में जेड क्या है? जेड और एन बताओ। एन कितना है? सेकंड बोहर ऑर्बिट लिखा है तो एन 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम है तो जेड आ जाएगा 1। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। तो बस 2.18 10⁻6, जेड कितना है? 1, एन कितना है? 2 से काट दो 1.09, इधर से आया 1.09 इंटू 10⁻6। यह मीटर पर सेकंड में, ये किस में गिवन है? मीटर पर सेकंड में। 1.09 10⁻6 मीटर पर सेकंड में है इसका आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा। Calculate the velocity of an electron in the third orbit of lithium +2। वेलोसिटी बताना है। अब तुमको क्या बताना है? वेलोसिटी। तो इधर n कितना है? n थर्ड ऑर्बिट है, n 3 आ गया। z कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, z है 3, z है 3।
तो बस फॉर्मूला रखो वेलोसिटी का 2.18 10⁻6 जेड अपॉन एन। जेड की वैल्यू कितनी है 3, 2.18 10⁻6 जेड की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू भी 3, 3 से 3 कट गया तो इधर से आएगा 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो अब हम मूव कर रहे हैं एनर्जी की तरफ। वेलोसिटी से तुम फेमिलियर हो गए हो, रेडियस तुमको पता है। रेडियस का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करवा दूं, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये किस में था, एंगस्ट्रॉम में। ये फार्मूला तुमको याद होना चाहिए। रेडियस का ये वाला फार्मूला, वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। दो फार्मूले हो गए हैं अभी तक। बोर मॉडल में दो फार्मूले हमने रटे हैं। एक एंगुलर मोमेंटम का पढ़ा था NH/2π, वो भी तुमको याद ही रखना है, ठीक है। चलो तीसरा फार्मूला देखते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। एनर्जी देखते हैं। एनर्जी का भी डेरिवेशन नहीं है जरूरी, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से यार क्या ही जो पूछा जाएगा डेरिवेशन से, उसका क्वेश्चन, उसका मैं फॉर्मूला वैसे लिखवा दे रहा हूँ, तो डेरिवेशन की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2π² m के स्क्वायर E4 जेड स्क्वायर अपॉन n² h²। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो इससे तुमको क्या करना है, इधर वेरिएबल क्या देखना है तुमको, वेरिएबल देखना है। एन इधर वेरिएबल है और क्या है वेरिएबल दूसरा, जेड। बगाया सब चीज कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट। अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा। देखो एक फार्मूला मैं जूल में लिखवा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो दोनों फार्मूले तुमको याद रखनी है। -2.18 10⁻⁸ जेड स्क्वायर अपॉन n²। ये हो गया जूल में, ये वाला फार्मूला याद रखना है। दूसरा फार्मूला क्या है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक ये वाला फार्मूला याद रखना है, दो चीजें याद रखना है, ठीक है। तो दो चीजें ये दोनों फार्मूले अगर तुमको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पर हाँ, और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नोट और लिखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन। नोट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। जिसका एक रिलेशन लिखवा रहा हूँ। टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये तुमको याद ही रखना है, हर कीमत पे याद होना चाहिए, ठीक है। और नोट पहला। दूसरा पॉइंट, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी क्या करती है, बेसिकली डिक्रीज करती है। देखो अभी मैं ये फॉर्मूले से तुमको बताऊंगा। एनर्जी एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी बेसिकली क्या करेगी, एनर्जी इंक्रीजेस,
जैसे E1 की सबसे कम, फिर E2 की, फिर E3 की, फिर E4 की, फिर E5 की, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। अब अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस बस ये एक फॉर्मूले याद रखना एनर्जी वाले, इसी से निकलेंगे। -13.6 जेड अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है। इस वाले फॉर्मूले से देखो हाइड्रोजन एटम के लिए अभी एनर्जी देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी बातें। नोट ही चल रहा है, नोट का थर्ड पॉइंट है, नोट का थर्ड पॉइंट एनर्जी गैप। एनर्जी गैप डिक्रीज एज we move away from nucleus, away from nucleus, जैसे देखना ये कुछ एनर्जी है इसकी, फिर इधर, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, और इन्फिनाइट में क्या होती है, जीरो। तो देखो एनर्जी का, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम बना रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो अभी समझ में आ जाएगा। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो E1, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ तक तुमको याद रखनी है, फोर्थ तक 1 2 3 4, बहुत है, बहुत बहुत है इतना। और ये इन्फिनिटी है, ये क्या है, इन्फिनिटी। E1 अगर ये 1 है तो -13.6 जेड कितना है, 1 है, 1 मतलब इसकी आएगी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इधर -13.6 और E2 निकालो, E2 -13.6 जेड स्क्वायर कितना है, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहे हैं ना, हाइड्रोजन एटम। सपोज दैट ये न्यूक्लियस मान लेना, इधर न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। और अब n बराबर 2 है, 2 2 जा 4, तो 4 3 12, 4 चौको 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इधर आएगी वैल्यू -3.4। E3 निकालो, E3 -13.6 जेड स्क्वायर तो बन ही रहेगा, n3 रखो, 3 3 9। अब इधर आएगी 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 5 जा 45, 5 जा 45 1, तो इधर आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब E4 निकालो, E4 निकालो, -13.6 1 अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आप कितना रखेंगे, 4 4 को 16, तो इधर आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 0.85। अब देखना एनर्जी गैप, इधर पॉइंट लिखवाया है, एनर्जी गैप डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। सपोज दैट इधर मान लेना न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनर्जी गैप जैसे जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट लिखा था कि एनर्जी डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। तो देखो नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव साइन मत देखना। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिंपली नेगेटिव साइन ये बता रहा है एनर्जी, देखो नेगेटिव साइन बता रहा है कि बाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली देखो मैं नेगेटिव साइन का भी मतलब बता दूं, एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला चमका दूं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये माइनस का सिग्निफिकेंट बता दूं, सिग्निफिकेंट। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट पे, सपोज दैट एक्साइट करके इन्फिनाइट पे गया, इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। एनर्जी इधर पे क्या रहती है, जीरो। अब एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है।
हाईली अनस्टेबल होगा तो वो क्या न्यूक्लियस के फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो जैसे ही इन्फिनाइट से जैसे ही न्यूक्लियस के पास मतलब एटम में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करेगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब कि एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी मतलब एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये फॉर्मूला नेगेटिव सिग्निफिकेंट समझा दिया। और एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी क्या करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती दिखाई दे रही है तुमको, देखो -13.6 से -3.4, फिर -1.41। और थर्ड पॉइंट ये लिखा है एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। देख लो एनर्जी गैप, फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर आएगा 10.2, इधर आएगा 10.2, और इधर कितना आएगा, इसको माइनस करो -1.51 -3.4, कितना आएगा 1.89। देखो पहले 10 का 10 डिफरेंस था, अब 1 का बचा। अब इधर देखो 1.51 प्लस के 1.51 -0.85, 6 5 11, और 8 दूनी 16, नहीं 8 9 10 11 12 13 14 6, मतलब 0.66। इधर कितना आया 0.66। ये डिफरेंस क्या हो रहा है, एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है। मतलब इधर से क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 E2 E2 और E1 में कौन सबसे बड़ा होगा बताओ। अरे एनर्जी गैप बताना है, E2 से E1 ज़्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू E2 E3, और ये किससे बड़ा होगा, E4 E3 E4 से। मतलब एनर्जी गैप डिक्रीज करते जा रहे हैं, देख लो इधर। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ, इतनी बात समझ में आई हो तो बता दो भाई, मेरे समझ में आना चाहिए यार। एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है, मैंने प्रूव भी किया है सब। और ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एनर्जी पर। एनर्जी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। बस तुमको एनर्जी बताना है। एनर्जी जेड कितना है, इधर एन कितना है, थर्ड है, जेड कितना है, हाइड्रोजन हीलियम 2 है। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो -13.6 जेड कितना है 2 है, 2 2 जो 4, अपॉन एन कितना है 3 3 जो 9, इधर से आएगा 6.04। इधर से सॉल्व करेंगे तो आएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलो और प्रैक्टिस करते हैं इस पर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रेशियो पर भी क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी के रेशियो निकालो, फलाना निकालो, ढिमाका निकालो। फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ lithium +2 and third orbit of हीलियम। चलो सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते हैं। केस वन जेड कितना दिया है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट N2 दिया है, जेड कितना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड है 3। केस टू में थर्ड ऑर्बिट N3 है, जेड कितना है हाइड्रोजन हीलियम जेड है 2। अब हमको रेशियो निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का -13.6 Z²/N²। देखो अगर रेशियो निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा रेशियो निकालने में, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, Z²/N² के। तो E1 लिखेंगे, E1 और E2, तो Z1 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर। Z2 का, अब देखो Z1 कितना है, Z1 कितना है 3, ये N1 Z1 N2 Z2। Z1 कितना है 3 और N1 कितना है 2, इसका स्क्वायर। और Z2 कितना है, Z2 है 2 और N2 कितना है 3। यार इधर गलत लिख दिया, Z2/N2 होना चाहिए ना, E2 को लिखेंगे। Z2 कितना है 2 और N2 कितना है, N2 है 3, Z2 है 2 स्क्वायर। अब देखो 3 तिरका 9, 9 × 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 81/16 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 81/16। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली तुमसे नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो बेस्ड। और ये तुम कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, अगर पहला केस कैलकुलेट करो फिर दूसरा कैलकुलेट करो फिर रेशियो निकालो, भाई ये दिमाग पगला जाएगा और तुम्हारा क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होगा। थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करना सीख लो। लकीर के फकीर नहीं बनना है। चलो एक और क्वेश्चन करो। तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, जिस अप्रोच से मैं करवा रहा हूँ, तुमको मॉड्यूल वगैरह इधर उधर से क्वेश्चन करने हो तो मेरी अप्रोच देखो, बाद में ही सॉल्व करना, ठीक है। टीचर का मेन रोल क्या होता है, बस यही सिखाना। एक्चुअली पढ़ना सब तुम ही को है, पढ़ना है, याद करना है, जितने फॉर्मूले तुम ही को है, बस अप्रोच सीख लो। अप्रोच कैसे मैं इतना फास्ट कर पा रहा हूँ तो तुम भी कैसे कर पाओगे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। तो क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी पूछा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी थर्ड एंड सेकंड। E3 - E2 पूछा है, डेल्टा E पूछा है, E3 - E1 बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम के लिए ही पूछा है। तो E3 लिखो -13.6, Z² कितना है, हाई हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, Z²/N²।
डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। अब मैं फॉर्मूला से तुम फैमिलियर हो गए हो, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। वैल्यूज E3 के लिए जेड स्क्वायर कितना है, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन हीलियम 2 2 जा 4, और थर्ड ऑर्बिट है 3 3 जा 9, -13.6 -13.6, और जेड कितना, जेड स्क्वायर 4 1। अब इसको खोल के लिखो, -13.6 4/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +13.6 4/1। अब इधर से हम कॉमन निकाल दो, 13.6 इंटू 4 को कॉमन निकाल दो, तो इधर से क्या बचेगा, 1/1 -1/9। तो इधर से 13.6 इंटू 4 8/9 बचेगा, 8/9। इसको फर्दर कॉल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 48.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर, ये हमारा आंसर है, अच्छे से देख लो, ये हमारा आंसर निकल आया। चलो अब हम लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट, और इधर हम बोर की कहानी खत्म करेंगे फाइनली। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट पर देखते हैं। एक बार ये सभी क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखते जाना है। ये नोट्स में बिना लिखे बिना हाथ घिसे कुछ मत करना, तब तक तुम हाथ नहीं घिसोगे तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ बोर ऑर्बिट। सॉरी, तो पहली लिमिटेशन क्या थी, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, मतलब इसने स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड ही नहीं था बोर मॉडल, मतलब डज नॉट एक्सप्लेन, पहला डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये वैलिड नहीं था, इसने बताया ही नहीं। और इसने दूसरी चीज बता, इसने एक चीज टर्म यूज की थी, MBR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। इससे पूछा गया ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इसने सीधा मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, मतलब इसको नहीं पता था ये एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर। इट डज नॉट एक्सप्लेन, he does not explain, he does not explain why the angular momentum is equal to NH/2π, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π क्यों आ रहा है, लोग बाग ने पूछा, तो इसने सीधा मना कर दिया कि मुझे बिल्कुल कतई नहीं पता, बिल्कुल 1% नहीं पता, और भाग गया कमरे में घुस गया, मतलब नहीं बता पाया। और थर्ड चीज है, मतलब कुड नॉट एक्सप्लेन, मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर, डज नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर पार्टिकल नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। फोर्थ पॉइंट, डज नॉट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन, इसने एक चीज एक्सप्लेन और नहीं कर पाई थी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं जीमांस इफेक्ट एंड does not explain splitting of a spectral line in magnetic field or in electric field. इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइंस को रख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, ये फर्दर 3 लाइंस में टूट जा रही थी. तो इससे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसने सीधा बता दिया कि मतलब मुझे नहीं पता ये स्पेक्ट्रल लाइन मतलब फर्दर स्प्लिट क्यों हो रही थी. मतलब और इससे पता चलता था कि यार ऑर्बिट्स के अंदर भी कुछ और चीज़ है. मतलब तो ये सब नहीं बता पाया था, ये सब इसके ड्रॉबैक थे. अगर ड्रॉबैक लिखने को आ जाए, ड्रॉबैक से क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉबैक ऑफ वोर्ड मॉडल, तो इसने 4 पॉइंट के अंदर अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा कि इसने क्या क्या चीज़ें नहीं बता पाया था. अब हम चलो बढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ. स्पेक्ट्रम काफ़ी हद तक हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रम, और अब हम और देखेंगे स्पेक्ट्रम को. इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं. स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में. क्या होता है, रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशन को अगर उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ में या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है. स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम होता है अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. इस कार्ड स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेसिकली. स्पेक्ट्रम जैसे अभी मैंने बनवाया था, फिर से बता दे रहा हूँ. गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल, रेडियो वेव, मतलब इतनी ही लिखो. मैं ये बेसिकली तुमको लिखवा चुका हूँ. ये क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है अरेंजमेंट. ठीक है, ये मैं पूरा चार्ट लिखवा चुका हूँ. गामा की एक्स उम्र दिखाई नहीं दे रही है, माइक्रोवेव रेडियो सुन रही है, मतलब ऐसी ट्रिक होती है कुछ. गामा की एक्स उम्र दिखाई नहीं दे रही मतलब विजुअल. गामा की एक्स उम्र, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल. ये क्या है, इंक्रीजिंग. इधर अगर इस साइड जाओगे तो वेवलेंथ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. तो स्पेक्ट्रम फाइनली मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ इधर. इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है. इमिशन स्पेक्ट्रम अपने सिलेबस में है, एब्जॉर्प्शन अपने सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. पहला स्पेक्ट्रम है जो इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड
spectrum is obtained when जब when radiation emitted when radiation emitted by excited substance are analyzed in किस में स्पेक्ट्रो ऑब्जर्व एनालाइज इन स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी तुमको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बेसिकली नहीं आई होंगी, लेकिन देखो अभी मैं बताऊंगा तो चीज़ें समझेंगी। इसमें क्या बोल रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम में बोलता है कि सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने एनर्जी दी तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में हाईली अनस्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन। हाईली अनस्टेबल होगा तो मतलब ये डी एक्साइट करेगा, तो ये कुछ एनर्जी क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। डी एक्साइटेशन होगा ना, इधर से डी एक्साइटेशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी। इसके पास कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम इसको प्रिज्म से पास करा दें, ये क्या है प्रिज्म, तो इधर डिफरेंट ये बैंड है, इधर डिफरेंट कलर की क्या बैंड बनेंगे, ऐसे डिफरेंट कलर। ये क्या है, डिफरेंट कलर इधर दिखाई देगा, और इसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जो डी एक्साइट होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और उसके पास कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म बेसिकली क्या करता है, बेसिकली चीज़ों को स्प्लिट कर देता है। तो ये स्प्लिट करके इस डब्बे में सब दिखाई दे जाएंगे डिफरेंट कलर। इसी को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। यही हमको पढ़ना है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पता तो होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है तो पता तो होना चाहिए बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। सेकंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is obtained when white light is passed through a gaseous or liquid substance transmitted light ट्रांसमिट। आप देखो पहले ये एक कैसे सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, पहले ये वाइट लाइट होती है तो पहले ये हम किस में पास करेंगे, या किसी गैसियस मीडियम में या फिर किसी सब्सटेंस में, और फिर उसके बाद जो निकलेंगी ट्रांसमिटेड लाइट आर एनालाइज्ड
ऑन स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, एक वाइट लाइट है, वाइट लाइट एक डब्बा है, इससे वाइट लाइट निकल रही है, इससे क्या निकल रही है, इससे वाइट लाइट निकल रही है, वाइट वाइट लाइट। और ये क्या है, एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग सैंपल है। ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इधर से बकाया लाइट तो निकलेगी और उसको प्रिज्म से पास करा देंगे। किससे, प्रिज्म से। प्रिज्म से पास कराने के बाद जो स्पेक्ट्रो इधर जो डिफरेंट डिफरेंट के बैंड बनेंगे, ये होंगे डार्क लाइट्स। ये क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आएंगे, लेकिन जिस वेवलेंथ की लाइट इधर एब्जॉर्ब हो गई उधर क्या आएगी, ब्लैक पट्टी आएगी, डार्क लाइन्स। डार्क लाइन्स कहाँ क्यों आ रही हैं, डार्क लाइन इसलिए आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है इस सैंपल ने, इस सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। बस इतना ही जानना था इन दो चीजों में। अब हम बढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यार बारिश होने लगी, चलो कोई नहीं फिर भी हम पढ़ते हैं। चलो थोड़ा शायद साउंड में थोड़ी आप ग्लिच आ सकती है, थोड़ा मतलब उधर के रिमझिम की आवाज़ आ सकती है, तुमको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, मेरी बातों को सुनना है। चलो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट कैन बी, पहला पॉइंट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट is passed through electric discharge tube, pass through discharge tube, discharge tube तो तुमको पता है, discharge tube containing hydrogen at low temperature through stratoscope, through स्पेक्ट्रोस्कोप। चलो बारिश बंद हो गई है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे ही मतलब जब हम लाइट को पास करेंगे, लाइट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो क्या होगा एक्चुअली, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज breaks H2 into energetical hydrogen molecule into energetically excited electron, हाइड्रोजन, एनर्जेटिक एक्साइड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम निकलेगा, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एटम emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है, ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी
देखो एक ट्यूब है डिस्क, और इस पर देखा गया जैसे ही ये क्या है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बनाया था, कैथोड रे ट्यूब हमने बनाई थी, कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें जब लाइट पास की गई तो इसमें देखा गया, इधर इसमें क्या है, हाइड्रोजन H2 है, तो इसमें देखा गया डिफरेंट डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो लोगों ने पूछा ये क्या है, तो किसी ने वो मतलब एक साइंटिस्ट आया, उसने कुछ लाइनें देखी, उसने अपने नाम पर इन लाइंस को नाम रख दिया लाइमन। दूसरा साइंटिस्ट आया, उनने कुछ दूसरी लाइन देखी, उसको नाम दे दिया लाइमन बामर। तीसरा साइंटिस्ट आया, उसने पास्चन, फिर आया ब्रैकेट, फिर पिफंड, फिर लास्ट में साइंटिस्ट आया हम्फ्री। सबने अपनी अपनी लाइंस जो देखी अपने अपने नाम दे दिए उनको, जिस साइंटिस्ट ने जो जो लाइनें देखी उन लाइनों को उन्होंने अपना नाम ही दे दिया। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला पे क्वेश्चन बनते हैं इधर से। रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला रेडबर्ग फार्मूला रेडबर्ग फार्मूला सबसे पहले हम सीरीज लिखेंगे, सीरीज, ये सीरीज बना लो, सीरीज N1 फिर N2 और फिर रीजन कहाँ मिलती हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने जो देखा था। रीजन सीरीज कौन सी थी, लाइमन, लाइमन सीरीज N1 होता है इसका 1, N2 होता है 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट। और रीजन ये अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में N1 होता है 2, N2 होता है 3, 4, 5 एंड इंफिनिटी। ये किस में, विजिबल रीजन में मिलती है, किस में, विजिबल रीजन में। फिर लाइमन बाल्मर पास्चन आएगा, पास्चन N1 उसका होता है 3 और N2 होता है 4, 5, 6, 7 एंड इंफिनिटी। ये किस में, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट में N1 होता है 4, 5, 6, 7 एंड 2 कुछ भी ले लो इंफिनिटी तक, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफंड इसमें N1 कितना होगा, N1 होगा 5 और N2 होगा 6, 7, 8, एक मतलब उससे ज़्यादा ही होगा, और से इंफिनिटी। इंफ्रारेड रीजन में ये भी पाया जाता है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री, याद रखना है बिल्कुल, हम्फ्री। N1 याद रखना है इनका, और फिर N2 कहाँ से स्टार्ट होता है, एक अगले से ये स्टार्ट हो जाता है, हम्फ्री 6, तो 7, 8, 9 N2 एंड इंफिनिटी, इंफ्रारेड रीजन। अब इसका फार्मूला होता है, रेडबर्ग ने एक फार्मूला दिया था, वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर को 1/λ लिख सकते हैं, RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अप्लाई करना सिखा दे रहा हूँ अभी। RH की वैल्यू क्या होती है, 1096700 109 RH की वैल्यू 109,677 RH की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले पर ही मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। इसको फार्मूले में RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, Z क्या है, Z बेसिकली एटॉमिक नंबर है, और N1 क्या है, N1 तुमको तभी पता हो रहेगा तब तुमको ये सीरीज याद रहेगी। सीरीज याद रखना है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पिफंड हम्फ्री। 3-4 बार बोलोगे तो N1 तुमको याद हो जाएगा, N2 जस्ट के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये सीरीज याद करना ही मतलब करना है, ये सीरीज याद करना है, याद करो। ठीक है, और ये तभी फॉर्मूला लगा पाओगे। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर अगर समझ में ना आए फिर बताना।
और मैं कल भी इसकी कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। आज फाइनली एक क्वेश्चन करके ख़त्म करते हैं, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ of third line of third line of bracket series in hydrogen spectrum, in hydrogen spectrum। तो देखो किस में पूछी है, किस में पूछी है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले तुमको लाइमन बाल्मर पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट मतलब ये पूछिए। N1 कितना होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4। हम पूछा ब्रैकेट के लिए है। N2 कितना होगा, N2 होगा इसके लिए 5, 6, 7, 8। लेकिन उसने थर्ड लाइन पूछी है। देखो 4 से 5 फर्स्ट लाइन, 4 से 6 सेकेंड लाइन, 4 से 7 थर्ड लाइन, थर्ड लाइन पूछिए। तो N2 क्या लेंगे, थर्ड लाइन के लिए N2 लेंगे हम 7। ठीक है, N2 हम क्या लेंगे 7। तो हमको इतनी बात पता चल गई, 1/λ बराबर RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब देखो RH की वैल्यू हमको 109,677। Z कितना है, Z कितना है, लाइन ऑफ ब्रैकेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर। अब देखो N1 कैसे लोगे, N1 ब्रैकेट सीरीज लिखा है इधर, ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 4 ले लिया। और थर्ड लाइन बोला है, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ये तो 4 से 5 N2 5 मत ले लेना, फर्स्ट लाइन होगी। N2 सेकेंड लाइन कौन सी होगी, 4 से 6, थर्ड लाइन होगी 4 से 7। तो N2 क्या लेंगे हम 7, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब बस सिंपली इस कैलकुलेशन है, 109,677 इंटू 1/16 माइनस 1/49। अब 109,677 और 49 इंटू 16, तो इधर से 49 माइनस 16, तो इधर से क्या आएगा 109,677 इंटू 33/49 इंटू 16। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। आई थिंक लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी और मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। बाय बाय।